हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर। सेकंड पेपर जो आपका है एमपीसी 002 उसकी आज यूनिट 4 को हम बिगिन कर रहे हैं फर्स्ट ब्लॉक की, ऑफ कोर्स क्योंकि अभी हम ब्लॉक 1 पर ही हैं, लेकिन ब्लॉक 1 की लास्ट यूनिट है और इस वीडियो में हम पूरी यूनिट को कवर करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन जो मेजर टॉपिक है हमारा वो है अर्ली चाइल्डहुड और एक छोटा फेज होता है अर्ली चाइल्डहुड, तो उसको आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पूरी यूनिट को। बिना किसी डिले के फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफी गैप के बाद आज ये वीडियो बन रहा है, तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। ये जो यूनिट है हमारी वो अर्ली चाइल्डहुड के बारे में बात करती है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल, साइको सोशल, कॉग्निटिव एंड लिंग्विस्टिक इन 4 तरह के डेवलपमेंट की हम बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो पेपर का नाम है आपके वो है लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। तो जो भी फेज हम पढ़ेंगे उसमें वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो अर्ली चाइल्डहुड में हम इन सबको पढ़ेंगे, मीनिंग समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हैजार्ड्स क्या होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस किस तरीके से होता है, फिजिकल, साइकोसोशल, कॉग्निटिव, लिंग्विस्टिक। तो इसमें हम सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ देखते हुए चलेंगे। वैसे तो जनरली मैं किसी भी पोर्शन में इंट्रोडक्शन तो नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर मैं आपका ध्यान लेकर आना चाहती हूँ। वो ये है कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड का फेज है, अर्ली चाइल्डहुड नहीं, चाइल्डहुड का जो फेज है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। जब हम अर्ली चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड वर्ड यूज करते हैं तो हम 2 से 6 इयर्स ये होता है पहला फेज, और लेट चाइल्डहुड जो होता है वो होता है 6 टू द टाइम चाइल्ड बिकम सेक्सुअली मेच्योर, मतलब प्यूबर्टी गेन करने से पहले तक का जो फेज है बच्चे का वो चाइल्डहुड में ही काउंट होता है। वैसे भी हमें पता है सेक्सुअली जब बच्चा मेच्योर हो जाता है तो फिर वो बच्चा नहीं रहता, फिर वो अडोलेसेंट की कैटेगरी में आने लगता है। तो अडोलेसेंट बनने से पहले का भी एक फेज होता है, वो थोड़ा लंबा फेज होता है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 ईयर का होता है, बहुत लंबा फेज नहीं होता है, लेकिन इसमें चीजें बहुत सारी होती हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। इस चीज पे मुझे आपका अटेंशन थोड़ा सा चाहिए था, और इंट्रोडक्शन आप चाहें तो बुक से पढ़ सकते हैं। वैसे आप सबको आज अपना बचपन थोड़ा बहुत याद आएगा, इस टाइम का भले ही ना याद हो 2 से 6 इयर्स का, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने घरों में छोटे बच्चों को देखते हैं तो उनके संग बड़ा कनेक्ट कर पाते हैं कि हम भी ऐसा करते थे या हमारे साथ भी ऐसी चीजें होती थी। तो बहुत सारी बातें तो हम खुद को भी अज्यूम करते हुए सोच सकते हैं, और बहुत सारी बातें हम अपने घर के बच्चों को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटीज को हम देखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड का मीनिंग क्या है? अर्ली चाइल्डहुड को साइकोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो कोई भी बच्चा जो है वो अपने प्ले के थ्रू लर्निंग करता है। अर्ली चाइल्डहुड में आप सोचिए इस बात को, 2 से 6 इयर्स में बच्चा किस तरह के स्कूल में होता है? किंडरगार्टन में। 6 इयर्स का बच्चा होने पर वो क्लास 1 में आता है, एक नॉर्म्स भी है ये। तो 6 इयर्स का बच्चा जो होता है क्लास 1 में आता है, यानी उससे पहले का बच्चा यूकेजी, एलकेजी, किंडरगार्टन के जो भी होते हैं उनमें रहता है। और उस टाइम पर बच्चे के ऊपर कोई सिलेबस जैसी चीज नहीं होती है। उन्हें को तो अगर स्कूल्स के नजर से देखें तो सिलेबस ही सिलेबस है, लेकिन जो बच्चे को सिखाया जाता है वो बहुत कुछ घर में भी सीखता है। 2 साल का बच्चा स्कूल में तो नहीं होता, शुरुआत कहाँ से करता है? अपने घर से करता है, और हर चीज उसको खेल खेल के सिखानी पड़ती है। हम बच्चे को बिठा के या उसको बड़ी बड़ी बातें करके तो सिखा ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम भी क्या करते हैं, बच्चों को कोई चीज, चाहे वेजिटेबल्स के नाम है, फ्रूट्स के नाम है, या और भी कोई चीजें हैं, कुछ भी, एनीथिंग जो भी हम सिखा रहे होते हैं वो खेल खेल के थ्रू ही सिखा रहे होते हैं। तो ये वो फेज होता है जिसमें बच्चा खेल खेल के सीखता है। ये जो पीरियड है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 8 ईयर्स ऑफ एज। कुछ जगह पर इसको 8 बर्थ से लेके 8 ईयर्स तक का भी काउंट किया गया है। आपको ध्यान होगा प्रीवियस एक वीडियो में मैंने ये बात बताई थी, मैंने ये चीज मेंशन की थी कि जो एज के हमारे फेजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एजेस के जो फेजेस होते हैं, एज कहें या फिर डेवलपमेंटल स्टेज कहें वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेवलपमेंटल स्टेज यानी चाइल्डहुड हो गया आपका, एडोलेसेंट हो गया, ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग टाइम पीरियड को इसमें लिया है। जैसे एडोलेसेंट में कुछ आपको टीनेज वाला फेज लेते नजर आएंगे, 13 टू 19। कुछ जो है वो इसको 11 ईयर से मान लेते हैं, 11 से 16 भी मानते हैं कुछ लोग, 11 से 19 भी मानते हैं। लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक मोटे तौर पर जो एज गैप टाइम निकल के आता है वो लगभग कॉमन तो जरूर होता है कुछ ना कुछ। तो फिलहाल इसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है। अच्छा, इस टाइम पर जो बच्चे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड लर्निंग का इस फेज से कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्ली केयर, अर्ली एजुकेशन, सब कुछ अर्ली, मतलब किंडरगार्टन का भी मतलब यही होता है ना, अर्ली एजुकेशन। तो बच्चे को उसकी शुरुआती दौर की जो भी एजुकेशन है वो दी जाती है, सिखाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं आप बताइए। आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस करते हैं अर्ली चाइल्डहुड यानी छोटे बच्चे में, 2 से 6 साल के बच्चे में हम क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं? Some parents feel that behavioral problem of childhood period are more troublesome than physical care of infants. Some behavioral problems occur in this period such as obstinacy, stubbornness,
डिसोबीडियंस, नेगेटिविस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक। ये टॉय एज होती है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉय के साथ में एंगेज रहते हैं। टॉयज आर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ देयर प्ले एक्टिविटी। आप किसी किंडरगार्टन स्कूल में देखेंगे वहाँ क्या रहता है, बहुत सारे खिलौनों के साथ बच्चों को रखा जाता है। घर में भी यही होता है। दिस इज अ पीरियड व्हेन अ चाइल्ड इज कंसीडर्ड फिजिकली एंड मेंटली इंडिपेंडेंट। दिस इज ऑल्सो स्कूल गोइंग एज। यहाँ पे बच्चे को फिजिकली और मेंटली इंडिपेंडेंट हो जाता है। 2 साल के बाद बच्चा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें अपनी खुद करने की कोशिश करता है। अब पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं जो चाहते ही नहीं कि उनका बच्चा कुछ करे, वो चाहते हैं हर चीज बच्चे को खुद फीड कराए। थोड़ा लाड़ भी होता है, केयर भी होती है, सारी बातें हैं, लेकिन बच्चा कर सकता है। द चाइल्ड इज केपेबल ऑफ। ऐसा नहीं है कि बच्चा कर ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ही डिपेंडेंट होता है जैसे वो 6 मंथ्स में होता है, वैसा सीन नहीं है। अब बच्चे को हम कुछ नहीं करा रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चा कर सकता है। तो बहुत हद तक उसके अंदर फिजिकल डेवलप इंडिपेंडेंसी भी आ जाती है और मेंटली भी वो इंडिपेंडेंट होता है, सोच सकता है, अपने तरीके से चीजों को क्रिएट कर सकता है। चिल्ड्रन बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट, इंडिपेंडेंट, डेवलप सेल्फ एस्टीम। बच्चे जो होते हैं 6 ईयर्स तक आते आते, 7 ईयर्स तक आते आते, 6 ईयर्स तक आते आते एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करते हैं और उनके अंदर सेल्फ कॉन्सेप्ट भी डेवलप होने लगता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि कौन कौन से हैजार्ड्स हैं जो अर्ली चाइल्डहुड के दौरान हम फील करते हैं। फिजिकल और साइकोलॉजिकल, 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक हम बात करेंगे फिजिकल की, दूसरा साइकोलॉजिकल की। फिजिकल में देखिए मैं टॉपिक पर ही फोकस करूंगी मेजरली, क्योंकि आप जानते हैं, आप खुद लिख सकते हैं। ये वो बातें हैं कि जिनको हमें एज इट इज वर्ड टू वर्ड यहाँ नहीं लिखना है, हम अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। फिजिकल हैजार्ड्स की बात करें तो इलनेस इस अर्ली एज में बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती है। बच्चे बहुत जल्दी, अगर आप देखेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा उन्हें। बच्चों की केयर भी इसीलिए की जाती है। आप छोटे बच्चे को देखिए, सर्दी का मौसम पूरा भी खत्म हो जाता है, लेकिन बच्चों के स्वेटर और कैप्स नहीं उतारे जाते, क्योंकि बच्चों को केयर की जरूरत होती है। तो इलनेस एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा जिसपे ध्यान दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चा ऐसा करता है। जो बच्चे थोड़ा ज्यादा फिजिकली वीक होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। छोटे बच्चे तो कुछ ना कुछ कोई भी ऐसी चीज उठा लेंगे घर में, जैसे मैंने भी चीजें देखी हैं छोटे बच्चों के साथ में। गर्म आयरन को छू लिया या कोई ऐसी चीज, नाइफ को छू लिया, बड़ी कॉमन है। क्योंकि आप कितना भी हम उनसे उन चीजों को बचा कर रखें, लेकिन बच्चे को अकल उतनी नहीं होती है कि वो उन चीजों को, अब ये अकल वाली बात जो मैं कह रही हूँ, ये भी 2 साल और 6 साल में बहुत वेरी कर जाती है। 6 साल के बच्चे को पता होता है कि क्या छूने से क्या हो सकता है, किधर हाथ डालने से करंट लग सकता है, लेकिन 2 साल के बच्चे को चीज नहीं पता होती। पर हम तो पूरा फेज ले रहे हैं, तो एक जनरल बात करेंगे। तो एक्सीडेंट्स भी वेराइटी ऑफ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या फिर बच्चा जो है वो ध्यान ना दे तो कोई कट, बर्न, इन्फेक्शन, ये सब चीजें उसको लग सकती हैं। ओबेसिटी की बात करें तो ये भी अर्ली चाइल्डहुड में हजार्ड देखा जाता है, जो कि बॉडी बिल्ड किस तरीके का है। अगर एंडोमॉर्फिक बॉडी बिल्ड है तो ज्यादा प्रॉब्लम होंगी। और जो कहते हैं ना, बच्चे को खाते पीते पे भी बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा मोटापा डेवलप ना हो जाए, बहुत ओबेसिटी ना आ जाए उसके अंदर, ये चीज का भी ध्यान रखना होता है। तो ये एक फिजिकल हैजार्ड हो जाता है। साइकोलॉजिकल की बात करें तो अब देखिए, इस उम्र में जो हमारा हमने बात करी, क्या फेज लिया था हमने, 2 से 6 साल का है फेज। इसमें साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स क्या हो सकते हैं। बच्चा कोई बहुत ज्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज तो डेवलप होनी जाती है उसकी। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा थ्रोट का प्रॉब्लम है तो चलता रहेगा बीच बीच में, आप लोग थोड़ा सा बेसन टॉलरेट करिएगा। साइकोलॉजिकल हजार्ड में हम स्पीच हजार्ड्स की बात करें तो कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर सोशल बिलोंगिंग। दे कैन कम्युनिकेट थ्रू देयर स्पीच और लैंग्वेज। लेकिन इस टाइम पर जो इनकी स्पीच और लैंग्वेज होती है वो इतनी प्रोफिशिएंट और परफेक्ट नहीं होती है कि वो जो बात कहेंगे वो इतनी परफेक्टली निकल कर आएगी कि पूरी बात समझ में आ जाए। अगेन यहाँ पे भी 2 साल और 6 साल में हमें वो चीज का डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन स्पीच रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं बच्चे के साथ में। सोशल हैजार्ड्स, अच्छा जो हम बात करें ना, स्पीच रिलेटेड इशू होते हैं, ये एक डेवलपमेंट का पार्ट है। बच्चा कोई बोलता हुआ तो दुनिया में आता नहीं है, तो जाहिर सी बात है जिस चीज को वो सीखेगा उसकी शुरुआती दौर में वो हमेशा कच्चा होगा। हम कोई भी काम करें जीवन में, जो भी काम हम नए सिरे से करना शुरू करते हैं, चाहे हम अपनी इच्छा से करें या चाहे वो हमारे अंदर नेचुरली डेवलप हो रहा हो, जैसे स्पीच होती है, उसमें हम शुरुआती दौर में मैच्योर नहीं होते हैं, लेकिन धीरे 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 उस काम को करने के बाद हम उसके परफेक्शन की तरफ पहुंचते हैं। तो स्पीच के केस में भी यही चीज होता है। सोशल हैजार्ड सोशल भी होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कई बार कम्युनिकेट ना करने की वजह से कई बार अपने किसी ग्रुप में बहुत ऐसे बच्चों के साथ में आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, तो वो प्रेशर में रहते हैं या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कुछ इस तरीके के सोशल हैजार्ड्स भी बच्चा देखने को मिल सकते हैं बच्चे के साथ। ये भी हो सकता है कि फैमिली में उसको उस तरीके से प्यार और केयर ना मिल रही हो, तो वही बच्चे के अंदर सोशल डेवलपमेंट जो है वो फर्क डालने लगता है। प्ले हैजार्ड्स की बात करें, जो प्लेग्राउंड में जिनको प्लेमेट्स नहीं मिलते या जिनके साथ में एक प्रॉपर कहना चाहिए उनको, वो
सराउंडिंग नहीं मिलती, कम्युनिटी नहीं मिलती जिसमें वो एक नॉर्मल वे में चल पाएं, तब यहाँ पे प्ले हजार्ड्स भी देखने को मिलते हैं। मॉरल हजार्ड्स कब होते हैं? इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन स्लोज डाउन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर बच्चा घर में ऐसा कोई माहौल देख रहा है या उसकी वो कोई गलत हैबिट को डेवलप कर रहा है और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम बनेगी, है ना। तो और ये उसको बिहेवियरल इशू भी आगे चल के बन जाएगा। अब अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है? ऑर्डरली सीक्वेंस में चलता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये तो हमें पता ही है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो एक ऑर्डर्ड वे में चलता है। ये बात मेरे ख्याल से हम कई बार कर चुके हैं, अभी मैं बार बार नहीं करना चाहती। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। ग्रोथ इंडिकेट्स द बॉडीली चेंजेस इन क्वालिटेटिव वे सच एज हाइट एंड वेट। डेवलपमेंट इंडिकेट्स द चेंजेस इन बोथ इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वे। अब इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन हम तो इस पर पूरी चर्चा करके आए हैं, पूरा वीडियो इस पर कवर किया था हमने, जिसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा था। तो वहां पे समझने का फायदा ये था कि यहाँ हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना किसी भी तरीके से। अब यहाँ पे प्रोग्रेसिव सीरीज होती है, ऑर्डर्ड वे में होते हैं। क्या क्या होता है? ईच चाइल्ड नॉर्मली पासेस थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेजेस विद इट्स ओन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। हर बच्चा डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, और उस स्टेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 से 6 साल में भी जो चेंजेस आते हैं बच्चे के अंदर धीरे धीरे, वो सभी बच्चों में होते हैं, लेकिन हर बच्चे का अपना एक सिस्टम होता है। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन रेट एंड पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। हर बच्चे का अपना अपना सिस्टम होता है। मैंने बोला कि उसकी फैमिली कैसी है, कैसा एनवायरनमेंट उसे मिल रहा है, कैसा फूड एंड न्यूट्रिशन उसे मिल रहा है, सब चीज़ों से फर्क आ जाता है। दो द ह्यूमन बीइंग डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल, येट ईच पार्ट ऑफ द बॉडी डेवलप्स एट अ डिफरेंट रेट। हमें पता ही है हर किसी का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो भी डिफरेंट होता है। डेवलपमेंट इज एसेंशियली द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग. Maturation is the unfolding of characteristics potentially present in the individual's genetic endowment. Learning refers to the relatively enduring changes that come about as a result of experience and practice. मतलब ये कहना यहाँ पे चाहते हैं कि जो मैच्योरेशन होता है वो हमारे जेनेटिक रोल भी होता है उसमें, लेकिन जो लर्निंग होती है वो मेजरली एनवायरनमेंट से होती है। ओके, लर्निंग हमारे आउटसाइड वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। तो अब हम यहाँ पे अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, विच इज फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ से हम थोड़ा चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। वैसे तो आप नोटिस करते हैं बच्चों में होने वाले चेंजेस को, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा माइंड में रखना होगा, या आप कह सकते हैं पॉइंटर्स बना लीजिए नोट्स की तरह। उससे आपको ये फायदा होगा कि जब आप एक बार लास्ट में देखेंगे तो ये इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिजिकल डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में किस तरह से होता है? इज मोर डेवलपिंग पीरियड इन रिस्पेक्ट टू द कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल एंड लैंग्वेज। इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। वो ये कि जो बच्चे होते हैं, और बच्चे मतलब चाइल्डहुड की बात हो रही है, चाइल्डहुड का पूरा फेज 2 साल से 6 साल और 6 साल से प्यूबर्टी गेन करने तक का पूरा फेज, इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। ओके, देखिए ब्रेन तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है, ब्रेन के बारे में एक अलग बात हो गई। कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं है, ब्रेन की एक्टिविटीज का डेवलपमेंट है, प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट है। लेकिन ब्रेन क्या है? ब्रेन एक फिजिकल एंटिटी है, तो जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो आ जाएगा किसमें? फिजिकल में। बड़ा डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा जो बात मैं बोल रही हूँ। चाहे तो मैं आप दोबारा वीडियो पे मत जाइए, मैं ही आपको रिपीट करके बता देती हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रही हूँ कि जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, अक्सर हम ये टर्मिनोलॉजी कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, क्योंकि मैं जब उस टॉपिक पे आऊंगी तो मैं ये बात भी कहूंगी आपसे। लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है ब्रेन के द्वारा प्रोसेसेस की गई डिफरेंट एक्टिविटीज, यानी बच्चे के मेमोराइज करने की कैपेसिटी, बच्चे के लर्न करने की कैपेसिटी, इसके अलावा किसी टॉपिक को परसीव करने की कैपेसिटी, उसे प्रोसेस कर पाने की। तो ये जो सारी कैपेसिटीज हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं, ये भी मैटर करती हैं, लेकिन ये निकलती किस में से हैं? हमारे ब्रेन से निकलती है ना, ब्रेन की तो प्रोसेसेस हैं ये। और ब्रेन क्या है? ब्रेन एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो ब्रेन कॉग्निटिव वर्ड से कनेक्ट होता है, लेकिन फिजिकल एंटिटी होने की वजह से उसका जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल में आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किस चीज में देखने को मिलता है? फिजिकल में। फिजिकल में इंक्लूडिंग ब्रेन, बाकी भी फिजिकल है भाई, केवल दिमाग तो मतलब हमारा ब्रेन ही थोड़ी है, बाकी भी चीजें हम देखते हैं कि बच्चे की मुझे शायद आज कई ब्रेक्स लेने पड़ जाए, क्योंकि मैं थ्रोट इन्फेक्शन के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो अभी थोड़ा मेरा जो थ्रोट है वो ड्राई है। मुझे खुद नहीं पसंद है कि मैं जब बोलती रहूँ और उसमें किसी तरीके का पॉज या ब्रेक आए, क्योंकि फ्लो होता है ना वो बड़ा अच्छा चल रहा होता है। तो मैं पहले अपनी बात खत्म कर लूँ, उसके बाद पानी पीऊंगी। हम बात कर रहे थे कि फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, बाकी के भी हम बॉडी चेंजेस देखते हैं कि बच्चे हाइट पकड़ लेते हैं, है ना, बच्चे के अंदर हम बॉडी में फैट या वेट का जो चेंजेस है वो देखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं इस टॉपिक पर। आप एक काम करिए, क्विकली इस 2 पैराग्राफ को छोटे छोटे इनको रीड कर लीजिए।
मुझे तो ब्रेक लेना ही पड़ेगा क्योंकि 15 मिनट का वीडियो तो हो भी चुका है। कई दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और ऐसा लग रहा था जैसे अपने वर्क से दूर हो जाती हूँ, तो ऐसा फील होता है जैसे कुछ करने को नहीं है लाइफ में, ऐसा फील होता है। इवन दो आई एम वर्किंग, बट फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं क्या कर रही हूँ या मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। खैर, टीचर्स थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होते हैं अपनी टीचिंग से ना, अपने काम से। टीचर्स को आपने देखा होगा, सभी आपको ऐसे मिलेंगे मेरे जैसे। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज मोर डेवलपिंग पीरियड इन रिस्पेक्ट टू द कॉग्निटिव, फिजिकल, social and language. Erikson, Kohlberg, Piaget and Bronfenbrenner explain the more subtle change that occur inside the body. Physical change in early childhood, रुकिए इसको हाईलाइट किया जाए। Physical change in early childhood are accompanied by rapid changes in the child's cognitive and language development. From the moment they are born, children use all their senses to attend to their environment and they begin to develop a sense of cause and effect from their action in the response of caregivers. इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही बच्चा दुनिया में आता है, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी कुछ हो रहा होता है उसको परसीव करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। आप छोटे बच्चे के सामने चुटकी बजाइए तो वो क्या करता है, बच्चा रिएक्शन देगा, ब्लिंक करेगा या स्माइल करेगा, कुछ तो करता है ना। तो ये रिएक्शन देने की टेंडेंसी बच्चे के अंदर डेवलप होती है। अब हम देखेंगे कि हाइट, वेट, बॉडी बिल्ड, मोटर स्किल, ब्रेन डेवलपमेंट, क्या क्या चीज़ों में हम देखते हैं। ग्रोथ रेट स्लोज, द एवरेज चाइल्ड इन स्टेज ग्रोज 21.5 इंचेस इन हाइट एंड 5-7 पाउंड्स पर ईयर। ये हम हाइट में चेंज देखते हैं। एवरेज एनुअल इंक्रीज इन वेट इज 3 to 5 pounds. At age 6, children should gain weight approximately 6 times as much as they did at birth. The average girl weighs 48.5 pounds and the average boy weighs 49 pounds. अब एक बात समझिएगा, ये सब किताबी बातें हैं। हर बच्चे के अंदर ये डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। हर बच्चे के अंदर बर्थ में भी अब जो बच्चे आते हैं दुनिया में, उनका बिल्कुल सिस्टम पूरा बदल चुका है। जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना जीवन में, हमारा एक तरीके से स्मॉल रेट के साथ ही सही पर इवोल्यूशन हो रहा है। तो जब चीज़ें बदलती हैं तो सब कुछ ही बदलता है। फिर बॉडी बिल्ड के केस में भी हम देखेंगे कि बॉडी डिफरेंसेस आर फेयरली सीन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सम चिल्ड्रन हैव एन एंडोमॉर्फिक और फ्लैबी, किसी की फ्लैट बॉडी होती है, किसी की मीजोमॉर्फिक होता है। बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है एक दूसरे से। मोटर स्किल्स की बात करें तो मोटर स्किल्स दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है बेसिक, जो हर बच्चा कर सकता है। फाइन मोटर स्किल्स जो वो बहुत परफेक्टली कर सकता है, उसे हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स। तो ग्रॉस मोटर स्किल्स जिसमें रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग सभी बच्चे करते हैं। फाइन मोटर स्किल इंक्लूड टर्निंग पेजेस ऑफ अ बुक एंड लर्निंग टू राइट एंड ड्रॉ। हर छोटी छोटी चीजें करना बच्चों के हिसाब से। ब्रेन डेवलपमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ग्रोथ। इस चीज के बारे में मैं आपको अभी बता भी रही थी और वो बात यहाँ पे आपको देखने को भी मिल जाती है। बॉडी proportion and shape, the average preschool child requires 1700 कैलोरीज पर डे। वेल बैलेंस्ड मील्स, ये तो मैं इसलिए रीड करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि बच्चा टू बच्चा ये चीजें बदलती हैं, एक जैसी नहीं रहती हैं। टीथ भी ऐसी होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके बहुत टाइम तक टीथ नहीं आते हैं। मैं भी उनमें से एक एग्जाम्पल हूँ, खैर लेने दीजिए, अपना एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। आते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में साइको सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है, आपको ध्यान होगा और ध्यान होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत फोकस करके आपको ये बात बताई थी कि एरिक एरिक्सन का नाम हमें सुनने को मिलेगा। एरिक एरिक्सन का नाम हमें कब सुनने को मिलेगा, जब भी हम साइको सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, है ना। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं क्या होता है। अब ये डिस्क्राइब करती है कि जो भी हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है, जब वो हमसे कनेक्ट होता है, हम पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट डालता है, तो हम साइकोलॉजिकल और सोशल को मिला देते हैं, वही साइको सोशल डेवलपमेंट होता है। द थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट नोन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। The word psychosocial is Erickson's term, effectively from the word psychological and social. दोनों चीजें जब जुड़ती हैं, he believed that his psychosocial principle is genetically inevitable in shaping human development. मतलब वो ये मानते हैं कि जो psychosocial development है वो भी हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लाइफ का छोड़िए, लाइफ का तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हमारे डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसका भी एक रोल होता है। Younger children feel perfectly happy himself and will not experience negative emotion until caregivers express their displeasure at the messy situation. हम ये चीजें देखते हैं बच्चों के अंदर। इधर आ जाते हैं, यहाँ पे कोई खास बात ऐसी है नहीं। According to Erickson's developmental theory, children start to evaluate themselves at the early stage of development of autonomy versus shame and doubt.
At the end of this stage, young children's self-evaluations are either autonomous and positive or negative and ashamed. इस लाइन का क्या मतलब है, ये जो हम बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यहाँ पे जो यंग चिल्ड्रन होते हैं, यंग मतलब एक बिगिनिंग की बात हो रही है बट 2 इयर्स की बात नहीं हो रही है, वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं, या तो वो खुद को ऑटोनॉमस या पॉजिटिव मानते हैं या फिर नेगेटिव या फिर अशेम्ड मानते हैं किसी भी चीज़ के लिए। वैसे भी जैसे कहते हैं ना, एवरी कॉइन हैज़ 2 फेसेस, तो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ या तो अपने बारे में वो इस तरीके का थॉट क्रिएट कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव होगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं जो नेगेटिव होगा। जो ऑटोनॉमस फील करते हैं वो valuable people who are able to do what is expected of them in a positive way. In contrast, young children who feel ashamed also feel worthless and capable of doing. इसको सबसे सिंपल तरीका है समझने का कि आप देखते हैं बच्चों में 2 कैटेगरी की मैं बात करूंगी, वो यही लाइन को डिफाइन करेगा। आप देखते हैं कुछ बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बड़ा डोमिनेट कर लेते हैं पूरे ग्रुप को, और दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा सबमिसिव रहते हैं, जैसे उनके पीयर्स कर रहे हैं, बता रहे हैं, उसको फॉलो करते रहते हैं, मतलब उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती कोई। अब आइडेंटिटी वर्ड तो नहीं यूज़ करेंगे, हालाँकि आइडेंटिटी भी आती है यहाँ पर अभी मैं यहाँ यूज़ नहीं करना चाहूँगी क्योंकि आइडेंटिटी थोड़ा मुझे हैवी टर्मिनोलॉजी लग रही है बच्चों के हिसाब से अभी बताते हुए। लेकिन हम बच्चों में ये 2 कैटेगरी देखते हैं। कुछ क्लास में बड़े डोमिनेटिंग होंगे, वो शुरुआत से ही टीचर के फोकस में भी आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका नाम पता तब चल पाता है या उनके बारे में थोड़ा फोकस में तब आ पाते हैं जब 2-3 महीने क्लास में शुरुआत के गुजर जाते हैं। तो वही कैटेगरी है हम बच्चों में देखते हैं। अच्छा, आगे कहते हैं जब बच्चे अपने बारे में ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन करने लगते हैं, तो वो दूसरों की फीलिंग्स को भी समझ पाते हैं, उनके सोशल स्किल भी इंक्रीज़ होते हैं। जो बच्चा कॉन्फिडेंट होगा, जो बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, वही दूसरों के साथ में भी जुड़ पाएगा। जो मैंने आपको 2 कैटेगरीज़ बताई, ऐसे बच्चे जो सबमिसिव होते हैं और ऐसे बच्चे जो डोमिनेटिंग होते हैं, उनके फ्रेंड सर्किल में भी आप फ़र्क देखेंगे। कॉन्फिडेंट बच्चे जो होंगे ना, वो किसी से भी बात करेंगे, अपने क्लास में नहीं, दूसरे सेक्शन में भी जाके बात करेंगे, टीचर से भी ज़्यादा घुले-मिले दिखेंगे वो आपको। तो साइको सोशल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है कि जैसा सोशल डेवलपमेंट होता है, उसका इम्पैक्ट हमारे साइकोलॉजिकल अपब्रिंगिंग पे पड़ता है, और वो कुल मिलाकर हमारे डेवलपमेंट को इम्पैक्ट कर रहा होता है। ऐसे बच्चे जो शुरुआत से ही, यानी इस एज की मैं बात कर रही हूँ, शुरुआत का मतलब ये हो गया, इस एज में ही हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव, बहुत डोमिनेटिंग दिखते हैं, वो बच्चे और आगे की क्लासेस में चल के जब वो एडोलेसेंट में आते हैं, उनके अंदर हम उस तरीके की चीज़ें देखते हैं। पर फिर भी मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। हम बहुत सारे केसेस ये भी देखते हैं जहाँ पे शुरुआत में बच्चा बड़ा एक्टिव था लेकिन आगे चल के बहुत इंट्रोवर्ट हो गया, या शुरुआत में बहुत इंट्रोवर्ट रहा करता था और आगे चल के बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट हो गया। तो चीज़ें बदलती हैं, मगर उसमें फिर और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो इन थीसिस पे नहीं जाते हैं, आप सभी जानते हैं कि चीज़ें क्यों बदलती हैं, बहुत सारे उसके रीज़न होते हैं। एक जनरल बात अभी हम कर रहे हैं। आ जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। अर्ली चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे, तो मुझे अब आपसे पूछना है, इवन दो आप आंसर नहीं कर सकते इमीडिएटली क्योंकि आप तो मुझे सुन रहे हैं केवल एक तरफा, कौन से वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे, जिनकी थ्योरी को हम कंटिन्यू करेंगे जब भी कॉग्निटिव, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूँ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात होती है। और जब मैंने ऐसा कहा, उसी समय चीटिंग करने के लिए आपको साफ-साफ जीन पियाजे का नाम दिख रहा होगा, है ना? मैं बार-बार नाम ले रही हूँ इनका, इस तरीके से बता रही हूँ कि आप भूलेंगे नहीं। जब भी हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करेंगे किसी भी स्टेज में, तो हम जीन पियाजे का नाम लेके बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, जिसमें उन्होंने जो ह्यूमन के डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टेजेस हैं, उनमें कैसे कॉग्निटिव चेंजेस आते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, हर स्टेज में अलग-अलग बताया है। इससे पहले जो भी हम पढ़ के आए हैं, उसमें आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम अर्ली चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी बात करेंगे। तो इन्होंने 2 प्रोसेस बिहेवियर के डिस्क्राइब किए हैं। एक को ये कहते हैं एसिमिलेशन और दूसरा है अकोमोडेशन। Assimilation is the process of using or transforming the environment so that it can be placed in pre-existing cognitive structure. जैसे कि अगर एक infant का example लें, who uses sucking schemas that was developed by sucking on a small bottle when attempting to suck on a larger bottle. एक बच्चा जब छोटी बॉटल को सक करता है, तो आप दूसरी बॉटल तो छोड़िए, अगर उसके मुंह के पास हम फिंगर ले जाते हैं तो उसको भी सक करने लगता है। ये एक, हम लोग तो खेल की तरह से छोटे बच्चों के साथ में एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, लेकिन हमने ये चीज़ होती हुई देखी है। तो कहने का क्या मतलब है, एसिमिलेशन की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने एनवायरनमेंट को ट्रांसफॉर्म करना सीखते हैं, मतलब सिमिलर चीज़ों के टुवर्ड्स सेम बिहेवियर भी हम दिखाते हैं। अकोमोडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट समथिंग फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब बदली हुई चीज़ों के टुवर्ड्स अपने थॉट को बदलने की कोशिश करना। जैसे कि अगर आप स्पून से कोई चीज़ खाते हैं
और आपको पता है कि आप राइस को स्पून से खा रहे हैं, लेकिन आपके सामने जब नूडल्स आएँगे तो आप उसको फ़ोर्क से खाएँगे। तो ये आपने अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को बदला, काम तो एक ही हो रहा है, खाने का ही हो रहा है, लेकिन उसमें हमारा तरीका बदल रहा है, यानी हमने हमारे माइंड में वो चीज़ आ रही थी। अभी जब मैं खाने की बात कर रही थी, तो आपके माइंड में स्पून भी आई होगी, फ़ोर्क भी आया होगा। यही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो आपके बदल रहे हैं, वो कहते हैं अकोमोडेशन, मतलब अकोमोडेट कर पाना। सिचुएशन डिफरेंट होती तब भी तो अकोमोडेट करते हैं, सिमिलर सिचुएशन में थोड़ी ना हम अपने थॉट को बदलते हैं। तो एसिमिलेशन मतलब सिमिलर सिचुएशन के टुवर्ड्स उसको अडैप्ट कर लेना, और अकोमोडेशन का मतलब हो गया सिचुएशन डिफरेंट होने पर हमारे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर भी उसके हिसाब से बदलने लग जाएं। तो ये हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस एज में। ये बातें क्यों कर रहे हैं हम, कि जीन पियाजे कहते हैं कि ये दोनों चीजें इस फेज में हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी। बोथ प्रोसेसेस आर यूज साइमल्टेनियसली एंड अल्टरनेटिवली थ्रू आउट लाइफ। वैसे तो पूरी लाइफ में ये चलता है, क्योंकि जब मैं राइस और नूडल्स की बात कर रही थी तो आप ही की बात कर रही थी, आप ही सोच रहे थे, आपकी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, तो पूरी लाइफ में होता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, इस फेज से। एन एग्जाम्पल ऑफ अकोमोडेशन वुड बी व्हेन द चाइल्ड नीड्स ऑफ मॉडिफायर सकिंग स्कीमा डेवलप। मेरे ख्याल से हमने पढ़ा था, ये रिपीटेड है, जो भी है फिलहाल। आगे आ जाते हैं, स्टेजेस पे आ जाते हैं। पियाजे आइडेंटिफाइड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सेंसरी मोटर स्टेज हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है, हम प्रीवियस का पढ़ चुके हैं, जब हम बर्थ से 2 इयर्स के फेज में पढ़ रहे थे। प्री ऑपरेशनल स्टेज, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप ये नाम याद करिएगा, तो आप खुद ही सोचिए, इससे पहले कि मैं आगे की बात करूं, हम बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज की, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो इसी कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। हमारी जो आज की यूनिट है वो इसी की बात कर रही है। तो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 इयर्स के एज की बात करेंगे। आगे दोनों जो है वो आगे आएंगे, लेकिन आप बार बार देखते रहेंगे तो शायद आपको नाम याद हो जाए। तो चलिए मैं इसीलिए दिखा देती हूँ। अब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, एक चीज बड़ी मजेदार है, यहाँ देखिए इसमें भी प्री लगा है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ऑपरेशन हो रहा है मतलब एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी एट प्री लेवल, तो वो बन जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हम प्ले एज और अर्ली चाइल्डहुड को रखते हैं। स्टेज इंटेलिजेंस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द यूज ऑफ सिंबल लैंग्वेज, लैंग्वेज यूज विच मेच्योर्स एंड मेमोरी एंड इमेजिनेशन आर डेवलप्ड। क्या क्या चीजें हम इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में हमें देखने को मिलती है, क्या क्या फर्क आने शुरू होते हैं बच्चे के अंदर, उसकी लैंग्वेज में बहुत फर्क आ जाता है। 2 साल का जो बच्चा होता है वो देखिए कहाँ बोल पाता है, थोड़ा बहुत ही उसके बोलने का जो तरीका होता है, और 6 ईयर्स तक आते आते बच्चा स्कूल में होता है, बहुत कुछ बोल लेता है, उसकी तो वोकैब भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और जो थिंकिंग होती है वो किस तरीके से होती है, नॉन लॉजिकल एंड नॉन रिवर्सिबल मैनर। egocentric thinking also predominates at this stage. Children from stable concepts and mental reasoning begin to develop। egocentric thinking भी यहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप होने लगती है। बच्चे क्या करते हैं, स्टेबल कॉन्सेप्ट और मेंटल रीजनिंग को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। 2 से 4 साल का जो गैप होता है, चिल्ड्रन डेवलप सिंबॉलिक रीजनिंग, द एबिलिटी टू पिक्चर एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट। ईगोसेंट्रिज्म स्टार्ट्स आउट स्ट्रॉन्ग इन अर्ली चाइल्डहुड बट वीकन्स मैजिकल बिलीफ आर कंस्ट्रक्टेड। बच्चा जो होता है वो उसके अंदर ईगोसेंट्रिज्म देखने को मिलता है। मेरे ख्याल से ईगोसेंट्रिज्म की भी हम बात कर चुके हैं पहले, और ये अर्ली चाइल्डहुड में काफी स्ट्रांगली देखने को मिलता है। वैसे मैं फिर से बता दूं, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब हो गया जब बच्चा सेंटर पर है और उसके आसपास की चीजों को वो कनेक्ट कर पा रहा है। मतलब कोई बात है, कोई कहानी है, कोई भी चीज उसको बताई जा रही है तो वो उसमें खुद को मेन कैरेक्टर समझने लगता है, वही ईगोसेंट्रिज्म है। अब ये कोई हाइपोथेटिकल स्टोरी नहीं होती है, इसका मतलब ये हो गया कि वो खुद से ही जोड़ के बताएगा। आप छोटे बच्चों से कोई कहानी सुनिएगा, वो आपको बहुत, जो भी उसकी कहानी होगी ना उसमें बहुत हद तक वो खुद को कहीं ना कहीं जरूर रोल रोल में डालेगा, वो डाल बैठेगा, ऐसा होता है। ओके, मैजिकल बिलीफ्स भी कंस्ट्रक्ट होने लगते हैं। 4 से 7 इयर्स का जो एज है, द चाइल्ड डेवलप्स इंट्यूटिव थॉट, द यूज ऑफ प्रिमिटिव रीजनिंग स्किल्स एंड वॉन्डरिंग वाइब। क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है वैसा, क्यों होता है, हमें मजा भी आता है बच्चों के क्वेश्चन के आंसर करने में, कभी कभी इरिटेट भी होते हैं, लेकिन बच्चा नहीं होता, वो तो क्वेश्चन पूछता ही रहता है। अच्छा, स्टार्टिंग का जो स्कूल टाइम होता है इस वो लैंडमार्क है बच्चे के लिए। कहते हैं ना कि जो प्री स्कूलिंग है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, फाउंडेशन वाली बात है कि फाउंडेशन जितना अच्छा होगा उतना स्ट्रांग आप उसके ऊपर कुछ बना सकेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है। जिसको ईगोसेंट्रिज्म, मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है मैंने पहले नहीं बताया, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गई, तो काफी दिनों के बाद आज वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है कि मैंने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। यकीन मानिए इस वीडियो को बनाने से पहले मैं अपने ही चैनल का अपना ही वीडियो फटाफट से मैंने ऑन किया कि कौन सा वीडियो था लास्ट, कौन सी यूनिट मैंने पढ़ाई थी, बिल्कुल वॉश आउट हो गया है। और उस वीडियो के एंड तक गई फटाफट से, मतलब स्किप करके एंड पे पहुंची मैं,
और मैंने देखा अच्छा यानी मैंने यूनिट कंप्लीट कर दी थी। मुझे ये भी नहीं याद था कि मैंने जो लास्ट यूनिट पढ़ाई थी वो पूरी एक बारी में पढ़ाई थी या नहीं। तो इस वजह से मैं ये भी ध्यान नहीं कर पा रही थी कि मैंने ईगोसेंट्रिज्म आपको पढ़ाया नहीं। एक सेकंड के लिए सोचा कि शायद नहीं पढ़ाया तो बता देती हूँ। फिलहाल अब सही से बता देती हूँ। ईगोसेंट्रिज्म इज व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन एक्सपीरियंस अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बातों को समझना, ये तो काफी मैच्योरिटी का काम है और ये तो कुछ लोग तो जीवन में कभी नहीं समझ पाते दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात को। वो ईगोसेंट्रिज्म पे हाई रहते हैं, उनको बस दुनिया अपने आसपास लगती है। ऐसे ही लोगों को आप सेल्फ ऑब्सेस्ड कहते हैं ना कि बड़ा ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मतलब हम बड़ा नेगेटिव सेंस लेते हैं। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, फिलहाल अभी नहीं बताने वाली हूँ कि चाइल्डहुड पे चल रहे हैं हम लोग। ईगोसेंट्रिज्म इज व्हेन चिल्ड्रन एक्सपीरियंस डिफिकल्टी इन एक्सपीरियंसिंग अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। As we know that this is called a play age and many schools are adopting the Piaget's theory of cognitive development, जो कि फाउंडेशन करता है लर्निंग के लिए, और डिस्कवरी लर्निंग, सपोर्टिंग द डेवलपमेंट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड टू प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल टेक्निक्स। तो ये सब बातें आप लिखेंगे कि कैसे यहाँ पे हम डेवलपमेंट होते हुए देखते हैं। लिंग्विस्टिक पे आ जाते हैं, मेरे ख्याल से लास्ट ही होना चाहिए टॉपिक, नहीं भी है तो चलिए कोई बात नहीं, पढ़ तो रहे हैं, मजा आ रहा है। अच्छा, लैंग्वेज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट फेज है बच्चे की लाइफ में, और बच्चा वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि वहीं पे लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। एक बार लैंग्वेज अच्छे से डेवलप हो गई, उसके बाद तो हम अपनी बात को कहने में, एक्सप्रेस करने में, वर्ड्स के सिलेक्शन सब में बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो जाते हैं। प्रॉपर लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द मेन कंसर्न इन द अर्ली चाइल्डहुड। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर इस एज में बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट सही से ना हो तो बहुत सारी डिफिकल्टीज उसको लाइफ में आएंगी। प्रॉपर कम्युनिकेशन कर पाना, देखिए ये बहुत बिगिनिंग का फेज होता है, हम इस पे परफेक्शन की उम्मीद नहीं करते, मगर वो डेवलपमेंट जो चल रहा है वो ग्राफ तो ऊपर कोई जाना चाहिए, ना तो स्टैग्नेंट होना चाहिए और ना ही डिक्लाइन होना चाहिए। खैर डिक्लाइन तो नहीं होता स्पीच के केस में। खैर, as we have already read, the unclear communication may create the hazards for the development of a child. A good language always allow the child to communicate or interact with other person and solve their problems. मैं वापस आपको क्लासरूम में ले चलती हूँ। अब आप में से कितने लोग टीचर हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी बात को कनेक्ट जरूर कर पाएंगे क्योंकि सब स्कूल से तो निकल के आए हैं। टीचर भले ही नहीं, स्टूडेंट तो रहे हैं ना, तो वहां वापस अपने तो या तो आप सीट के इस तरफ चले जाइए या फिर मेरी टेबल की इस तरफ आ जाइए, जिधर भी रहेंगे मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप अज्यूम कीजिए खुद को या तो टीचर या स्टूडेंट, और ये चीज समझिए कि जो बच्चे अपनी बात को बहुत अच्छे से टीचर के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं, टीचर का उनके साथ एक बॉन्ड अच्छा बन जाता है। टीचर को भी पता होता है कि मैं इस पर्सन को अगर कोई बात कहूंगा तो वो एक्शन में लेगा, अच्छे से समझेगा, एक सही रिएक्शन आएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बात को समझ नहीं पाते, राइट, परसीविंग की प्रॉब्लम होती है। लेकिन लैंग्वेज का भी इशू होता है वहां पे कि हम उनसे कुछ कह रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं और कुछ और कह रहे हैं, तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं, तो हम हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों से होती है कि जो हम कहें वो फटाफट समझ जाएं। जिससे अगर छोटे बच्चों की बात करूं तो मैं भी कई बार छोटे बच्चों की क्लास में ऐसा करती हूँ कि किसी एक बच्चे को जो बहुत ज्यादा एक्टिव है उसको अपनी तरफ लाके और उससे बहुत सारे काम करा लेती हूँ। काम कराने का मतलब हो गया कि ऐसा बच्चा जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, उसकी हेल्प लेके हम क्लास को हैंडल करते हैं, सभी करते हैं, उन्हीं को तो मॉनिटर कहा जाता है। तो वही चीज है कि हम बच्चे की अगर लैंग्वेज में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी बात को कहने की, अपना जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है वो बेटर नहीं होगा, या सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स प्रॉपर नहीं होगा, और एनीथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज, तो बच्चे की डेवलपमेंट में उसका फर्क देखने को मिलेगा। ओके, बिगिनिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ चिल्ड्रन डेवलप अ स्पोकन वोकैब ऑफ बिटवीन 300 से 1000 वर्ड्स के अबाउट होते हैं। 5 तक आते आते चाइल्ड की, बच्चे की जो वोकैब है वो 1500 वर्ड्स की हो जाती है। मतलब ये ऐसा नहीं है, अगेन आप सभी जानते हैं, मैं भी कोई सिली बात नहीं करना चाह रही मगर कर ही रही हूँ एक तरीके से। अब 1500 का मतलब ये नहीं है कि वो 1499 रह गए, ऑफकोर्स आपको भी पता है कि क्या कहना चाह रही हूँ मैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये सब चीजें होती हैं कि 7 years तक आते आते बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा वोवल्स कॉन्सोनेंट्स का डिफरेंस आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन उसे पता होता है कि कोई वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा है, कोई जी से स्टार्ट हो रहा है, जे से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्क क्या है वो बच्चा समझ जाता है पढ़ने के साथ साथ। एजुकेशन का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अरे वाह, तो हमने तो खत्म कर दिया, मुझे लग रहा था एक और टॉपिक बचा है, तो मैं थोड़ा फास्ट चल रही थी। तो यहाँ पे भी आप एक काम करेंगे, यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको एक सम अप करके दिए हुए हैं, इसको जरूर पढ़िएगा, आपके काम आएंगे। और आज का जो वीडियो है, मुझे तो लग रहा था 2-4 ब्रेक्स लेने ही पड़ जाएंगे मुझे पानी के, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा रहा आज का जो वीडियो है, हमने पूरी यूनिट को कवर कर लिया। आपने देखा यूनिट बड़ी थी ही नहीं जो जबरदस्ती स्ट्रेच की जाए। और अब मैं पहुंच जाऊंगी ब्लॉक 2 में, थैंकफुली ब्लॉक 2 बिगिन करेंगे और आगे के डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बात करेंगे।
ये था हमारा ब्लॉक 1 का यूनिट 4 यानी लास्ट यूनिट था या यूनिट थी, जो भी है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन कहीं भी रहा है तो प्लीज ड्रॉप कीजिएगा कमेंट्स। आप लोग जब नहीं पूछते हैं तो मुझे डाउट होता है कि आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं कुछ भी है, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया है, फिर कुछ समझ नहीं आया। खैर जो भी है, चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।